नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता। बाजार में अर्निंग सीजन जारी है और 9 जुलाई से 20 जुलाई तक टीसीएस, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों को लेकर बाजार की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है। आइए जानते हैं Q1 कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए हैं मशहूर इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर शरद कोहली। शरद सर, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। नमस्कार, जागरण बिजनेस के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये मुद्दा और ये विषय पिछले साल एफआईआईज की चिंता का बड़ा कारण था। हमने देखा कि महंगे वैल्यूएशंस और कमज़ोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के चलते एफआईआईज की FY25 में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। इसके बाद जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में धीरे धीरे सुधार हुआ। अब FY27 की जो पहली जो रिजल्ट्स आए हैं, तो इनको देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये एफआईआईज को कन्विंस कर पाएंगी? देखिए, एफआईआईज के लिए जो मेन मुद्दा इस समय बना हुआ है, और आपने अगर पीछे 2-3 महीने का ट्रेंड देखा हो जब से ये युद्ध चल रहा है, एफआईआईज की बिकवाली तो हालांकि लगभग सितंबर 2024 से ही जारी है। पर अब जब से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो एफआईआई, ज्यादातर मेरी जिन एफआईआई से बातचीत हुई, उन्होंने ये बताया कि उनको लगता है कि क्रूड ऑयल की भारत की वल्नरेबिलिटी काफी ज्यादा है, और 87-88% भारत जो क्रूड ऑयल बाहर से लेता है उसकी कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर और कॉर्पोरेट बॉटम लाइंस पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये इनपुट कॉस्ट, पेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और ऑयल कंपनीज तो सीधा सीधा प्रभावित होती हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं, और इसका इंटरलिंकिंग इम्पैक्ट भी होता है। इंटरलिंकिंग इम्पैक्ट मतलब जो कॉर्पोरेट्स सीधा सीधा, जिनको एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने की वजह से फर्क पड़ता है। तो थोड़ी जो स्पीड बढ़ती देखी हमने, उस बढ़ने का कारण था क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ना। और आपने नोट किया होगा कि अभी लगभग 2 हफ्ते पहले जब पहला सीज फायर हुआ था अमेरिका और ईरान में, अब तो खैर फिर क्रूड ऑयल की कीमत $90 आ गई है, पर जब सीज फायर हुआ था, समझौता साइन हुआ था, तो 71-72 डॉलर तक आ गई थी। जैसे ही 71-72 डॉलर तक आई थी, आपको एफआईआई की वापसी आती हुई दिखी थी। आपने नोट किया होगा, अक्सर बीच बीच में वो सत्र आ रहे थे जब एफआईआई दोबारा बाइंग करने लग गए थे। इनफैक्ट एक पॉइंट पे $3-4 बिलियन की भी मुझे बाइंग दिखाई दे रही थी, क्यूमुलेटिव अगर मैं लूं। अब फिर जब से ये फिर एक बार युद्ध शुरू हुआ है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिर से बढ़ी हैं, तो आपने नोट किया होगा फिर एक बार एफआईआई का जो है वो रुख बदल गया है। तो मुझे लगता है एफआईआई के लिए बहुत बड़ा जो ट्रिगर है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड की प्रॉफिटेबिलिटी की वल्नरेबिलिटी क्रूड ऑयल की वजह से है। बाकी हम ओवरऑल देखें तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा, और एफआईआई किसी के सगे नहीं होते, इनको तो मुनाफे से मतलब होता है। और कुछ एक वैल्यूएशंस हैं जो अट्रैक्टिव हैं, अगर आप रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट ड्रिवन तो रहता है। बीच बीच में एफआईआई की भले ही ओवरऑल नेट सेलिंग रही हो, पर बीच बीच में कुछ एक काउंटर्स में उनकी बाइंग भी दिखाई देती है। तो बिल्कुल ये तो है ही है, अगर वियतनाम, कोरिया, चाइना, इन देशों के हमसे वैल्यूएशन ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, इनके पीई हमसे ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, तो अंडरस्टूड है कि वो लोग वहां जाके बाइंग करेंगे। तो भारत की भी जहां जहां वैल्यूएशन देखिए, ठीक करने के दो ही तरीके हैं, या तो कीमतें नीचे आ जाए या फिर प्रॉफिट इंप्रूव हो जाए। प्रॉफिट इंप्रूव होके उस वैल्यूएशन तक पहुंच जाए जिस वैल्यूएशन को वो लोग प्रेफर करते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं। तो हमें, मुझे लग रहा है कीमतें नीचे तो कुछ एक की आई भी हैं, पर अभी आज भी हम 24,000, 24,500 के बीच में निफ्टी घूम रहा है, और 26,377 ऑल टाइम हाई था। वहां से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर इस 2,000 पॉइंट्स या 2,100-200 पॉइंट की करेक्शन में वैल्यूएशंस काफी ठीक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है सिलेक्टिव बेसिस पे आपको ये कालांतर में वापस आते दिखेंगे, पर बड़ा ट्रिगर होगा क्रूड ऑयल की प्राइसेस। जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी, आपको वापस आते दिखेंगे। सर, क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे कब आएंगी ये तो किसी को पता नहीं है। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है, कब खत्म होगी, कब इस पे विराम लगेगा। सर, एक सवाल है, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, Q1 रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए। ऐसा क्या डिज़ास्टर हो गया कि आज 20 जुलाई के सत्र में इन तीनों शेयर्स में
ये इंडेक्स के तीनों हैवी वेट्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। देखिए, अगर हम फ्राइडे का सेशन देखें तो फ्राइडे के सेशन में आईसीआईसीआई बैंक लीडर था। और जो दो आइटम देखी जाती है, हालांकि आपको अगर आप क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे इन सभी बैंक्स की, मैं इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और एक्सिस, इन चार बैंक्स का, जो चार बड़े बैंक्स हैं, इनका मैं नाम ले रहा हूं, तो आप देखेंगे तो इनकी डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ सभी की ठीक आई है। परंतु जो मार्केट सेंटिमेंट चलता है वो बैंकों के एनआईआई और एनआईएम से चलता है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर हमें एचडीएफसी में दिखाई दिया, यही हमें एक्सिस और कोटक में भी दिखाई दिया। सिवाय आईसीआईसीआई को अगर मैं छोड़ दूं, जिसने कि फ्राइडे को तेजी का कारण बना था, वो लीडर रहा था तेजी के मामले में, अगर उसको छोड़ दूं तो बाकी सबके एनआईएम जो है वो प्रेशर में दिखाई दिए हैं। तो एनआईएम के प्रेशर की वजह से मार्केट सेंटिमेंट पर बदलता है, भले ही क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि बैंक अपना जो बैलेंस शीट है और बैंक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये निवेशकों के लिए ज्यादा मायने रखता है। अगर आपने डिपॉजिट बहुत ले लिए हैं, आपने लोन बहुत, और मान लीजिए लोन एनपीए हो गए हैं, यहीं से ये निकल के आता है कि जो सरकारी बैंक है, अगर आप उनके देखें, हालांकि अभी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कुछ एक के, तो सरकारी बैंकों ने अपने एनपीएस के ऊपर और लोन ग्रोथ के ऊपर काफी अंकुश लगाया है रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस की वजह से, प्लस अपने शेयर होल्डर्स के लिए ओवरऑल मैनेजमेंट में एक तरह से ओवरहॉलिंग हुई है। हम पिछले चंद साल उठा के देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी चेंज देखने को मिला है। तो वहां पर उन्होंने जो डिसिप्लिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने दिखाया है, ऐसा लग रहा है निवेशकों को, वैसे तो ये परसेप्शन है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस या कोटक में सब खत्म हो गया अब तो उनकी एनआई, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ और डेबिट और डिपॉजिट ग्रोथ है। परंतु शॉर्ट टर्म में जो है, जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो एनआईएम और एनआईआई पे नजर रखता है। तो ये इन चार बैंकों का जिनको मैंने नाम लिया, ये आपको आईसीआईसीआई में बेस्ट देखने को मिला है। और क्योंकि एचडीएफसी का अगर हम योगदान देखें, निफ्टी में वेटेज देखें, तो नंबर 2 पे है। सबसे पहले रिलायंस है, उसके बाद एचडीएफसी है, तीसरे नंबर पे फिर आईसीआईसीआई बैंक आता है। तो ये हैवी वेट है इंडेक्स का, तो इनकी मूवमेंट से, इनमें डाउनवर्ड मूवमेंट से इंडेक्स में बहुत भारी फर्क पड़ता है। रिलायंस जिस दिन उठे या गिरे, एचडीएफसी जिस दिन, लगभग 6% से ऊपर एचडीएफसी की वेटेज है निफ्टी में, 9% से ऊपर वेटेज रिलायंस की है, और 5-5.5% के बीच में वेटेज जो है वो आईसीआईसीआई बैंक की है। तो इससे निफ्टी पे ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पे फर्क पड़ता है। पर कुल मिला के मैं ओवरऑल देखूं तो बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, थोड़े से इंटरेस्ट मार्जिन है, पर ये इसमें देखने वाली बात ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप जैसे जैसे क्वार्टर बिल्ड होगा, तो ये आपको परिदृश्य बदलता हुआ भी दिख सकता है। यानी कि हम Q2, Q3 में जब जाएंगे, ये जुलाई सितंबर का क्वार्टर है, और यहां से ये बैंक्स करेक्टिव एक्शन भी बहुत जल्दी लेते हैं। अगर मैं एक्सिस, कोटक की बात करूं तो बहुत, कोटक की मैनेजमेंट खासकर बहुत एक्टिव है, फौरन उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है कि अपने मार्जिन को सुधारना है। मैनेजमेंट तुरंत जो है इंस्ट्रक्शन ब्रांचेस में, जोनल ऑफिसेज में, रीजनल ऑफिसेज में इंस्ट्रक्शन चली जाती है कि आपको मार्जिन इंप्रूव करना है, चाहे खर्चे कम करके करना है या हमने अपनी इंटरेस्ट ग्रोथ दिखानी है। तो आई थिंक ये इस एक क्वार्टर को हमें प्रोजेक्ट करके पूरे साल के ऊपर नहीं रखना चाहिए, ये भी मैं साथ में कहना चाहूंगा। सर, मेरा अगला सवाल सरकारी बैंकों को लेकर ही था, जिसे आपने अभी एड्रेस कर दिया। बट एक सवाल है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स के कंपैरिजन में थोड़ी बेहतर नहीं है। सो क्या यहाँ पर एसेट एलोकेशन किया जा सकता है, थोड़ा सा पैसा निकाल के प्राइवेट से पीएसयू बैंक्स में चले जाएं? क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर, जैसे आपने बताया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी, प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी बढ़ी है, एनपीए इनका कम हुआ है। तो क्या एसेट एलोकेशन करना चाहिए, थोड़ा पैसा निकाल कर पीएसयू में शिफ्ट हो जाएं? थोड़ी रीबैलेंसिंग करी जा सकती है। जो अच्छे बैंक्स है, एसबीआई है, पीएनबी है, आप अच्छे बैंक ऑफ बड़ौदा है, आप कुछ रियलाइनमेंट कर सकते हैं। पर ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अब आप प्राइवेट बैंक्स में से बिल्कुल हट जाएं, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स का जो है, उनकी मार्केटिंग, उनकी क्रेडिट ग्रोथ बहुत एग्रेसिव रहती है। वो लोग अपने मार्जिन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, उनकी सर्विस क्वालिटी फर्क है। आज भी जो नए बड़े कस्टमर्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो आपको प्राइवेट बैंक्स में अभी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत आप बैलेंस कर सकते हैं, आप रीअलाइन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। पर मैं ये कहूं कि सारा का सारा आप निकाल के, प्राइवेट से निकाल के अब एक क्वार्टर के आधार पर आप पब्लिक सेक्टर में लगा दें, शायद मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आप पर थोड़ा बहुत आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आईटी का बुरा दौर अब
करीब करीब खत्म हो चुका है? देखिए, आईटी सेक्टर जैसा आपने कहा बहुत रोलर कोस्टर राइड से गुजर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एआई की खबर आ जाती है, कभी ले ऑफ्स की खबर आ जाती है, कभी अमेरिका में बिजनेस मिलने की खबर आ जाती है, कभी ग्लोबल रिसेशन की बात होती है। तो आईटी सेक्टर को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, उसी के अनुसार आईटी सेक्टर रिएक्ट कर रहा है। और ये रिजल्ट ये बता रहे हैं, हम टीसीएस की बात करें, बहुत डिसेंट रिजल्ट रहे, एचसीएल टेक की बात आपने करी, टेक महिंद्रा की बात करी, तो रिजल्ट्स उतने बुरे नहीं रहे हैं जितना लोग सोच रहे थे। इसी वजह से आपको आईटी सेक्टर में थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि एआई का चैलेंज जो है वो अभी भी बना हुआ है। तो इसमें तरीका क्या है कि वो आईटी कंपनीज जिन्होंने एआई पर बहुत रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और एआई के टूल्स, मशीन लर्निंग, आईओटी, जिन्होंने इन भविष्यात्मक यानी कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स पे विद इन आईटी काम किया है, आई थिंक उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अब ये आपको देखिए, जो भी निवेशक होता है, एक निवेश की दुनिया में कहावत होती है, इफ यू वांट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा काम करे, तो आपको, तो मुझे लगता है किसी भी निवेशक को एक रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेके, अगर वो खुद नहीं देख पा रहे हैं, तो कंपनी के थोड़े से डीप रिसर्च करके, डीप डाइव करके, कि इस कंपनी की ऑर्डर बुक्स कैसी हैं, क्या एआई से इसको ज्यादा, कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनको एआई से ज्यादा थ्रेट है, कुछ आईटी कंपनीज होंगी जिनको मॉडरेट थ्रेट है, और जिन्होंने बहुत आईटी पे, एआई पे ऑलरेडी काम कर लिया है, उनके ऊपर बिल्कुल थ्रेट नहीं है, बल्कि वो तो इस एआई की सारे मुहिम का उल्टा फायदा उठा सकती है। तो मुझे लग रहा है आईटी में भी आपको बहुत सिलेक्टिव चलना पड़ेगा। फिर ऑर्डर बुक आपकी यूरोप से आ रही है ज्यादा, अमेरिका से आ रही है, कहां से आ रही है, किस प्रकार की कंपनीज हैं, फिर ग्लोबल रिसेशन सिनेरियो भी है। तो आईटी सेक्टर को मुझे लगता है बहुत सारे क्षेत्र, आपने देखा होगा आईटी सेक्टर एक हफ्ते में लगता है बिल्कुल डूब गया, शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, एक हफ्ते लगता है सब ठीक है, फिर एक हफ्ते लगने लगता है नहीं नहीं इसमें तो ले ऑफ्स हो रहे हैं, फिर कोई क्लॉड एआई कोई वहां पर खबर आ जाती है, एंथ्रोपिक की खबर आ जाती है, फिर आईटी सेक्टर पे असर होता है। आप पिछले अगर चंद महीने उठा के देखेंगे, हफ्ते भी नहीं, तो आपको लगातार परसेप्शन आईटी सेक्टर में बदलती हुई दिखाई दे रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आगे भी ये वॉलेटिलिटी, ये जो चेंज ऑफ परसेप्शन है बनी रहेगी। दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन न्यूज। बाकी रिजल्ट्स बुरे नहीं आए हैं, जितना लोग सोच रहे थे कि आईटी सेक्टर तो अब बिल्कुल डूब गया, खत्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिजल्ट्स आपको स्वतः बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो आई थिंक ऑन सिलेक्टिव बेसिस में आईटी सेक्टर को भी अभी बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहूंगा। पर एक अच्छे निवेश की स्ट्रैटेजी जो है, वो ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखें। आप एक ही सेक्टर पर, अभी तो आप मेरे से बैंक का पूछ रहे थे कि क्या हम पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स में करें, अब एक ही सेक्टर पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। आपका पोर्टफोलियो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें, उसमें जो ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही है, नए मॉडल्स निकाल रही हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी पे आप फोकस कर सकते हैं। एफएमसीजी को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि एफएमसीजी ने हमेशा मुसीबत के टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिन देशों से हमारे एफटीएज हो रहे हैं, उसमें जो सिलेक्टिव कंपनीज है, तो कंपनीज की चॉइस पे सारा कुछ निर्भर करता है। सेक्टर्स का मैंने कुछ क्लू दिया, आई एम श्योर देयर आर अदर सेक्टर्स आल्सो। पावर सेक्टर है, थोड़ा सा ऑयल सेक्टर से मैं शायद कुछ समय के लिए दूर रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऑयल में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी हुई है। सर, हमारा लास्ट डिस्कशन हुआ था, तब आपने कहा था कि जुलाई जो Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े पेनफुल रहेंगे, क्रूड प्राइसेस का स्ट्रेस उसमें देखने को मिलेगा। तो अब आप मानते हैं, चूंकि कंपैरेटिवली रिजल्ट्स तो बेहतर आ रहे हैं, तो आप मानते हैं कि Q2 इससे भी बेहतर होंगे? देखिए, रिजल्ट्स आप अगर देखें तो जो लार्ज कैप्स हैं कुछ एक, वो इंडेक्स को ड्राइव कर रहे हैं। आईसीआईसीआई है, रिलायंस का रिजल्ट ठीक ठाक सा आया है, उनके डिजिटल O2C और रिटेल की बैलेंस की वजह से वो ठीक आया है। पर अभी पूरा रिजल्ट सीजन हमें कंप्लीट होने की इंतजार करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जो मिड कैप, स्मॉल कैप, उनकी थोड़ी टॉलरेंस लेवल लो होता है, जो कॉस्ट इन्फ्लेशन देखा है हमने। तो ओवरऑल जब रिजल्ट का सीजन समाप्त हो जाएगा, तब हम इस नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि क्या कैसा Q1। अभी जो आप देख रहे हैं वो लार्ज कैप के कुछ हैवी वेट्स को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी तो आज हम पूरा ये महीना पूरा हो जाएगा, अगस्त का भी पहले हफ्ते 2 हफ्ते तक रिजल्ट आते रहते हैं, तो रिजल्ट्स आएंगे तब पता लगेगा। ओवरऑल अगर मैं अभी तक रिजल्ट सिनेरियो बोलूं तो थोड़ा मिक्स टाइप रहा है। कहीं अब जैसे बैंकिंग सेक्टर की हम बात, आईसीआईसी अच्छा रहा, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस ने निराश कर दिया। तो आपको ये मिक्स मिले, कुछ तो अच्छे परफॉर्मर्स मिलेंगे, पर ओवरऑल जो है आपको एक जनरल स्ट्रेस देखने को
मिल सकता है, क्योंकि नेचुरल बात है जब इन्फ्लेशन हमारी सिस्टम में घुसी हुई है। 4.38 आपको सीपीआई के आंकड़े आए हैं, लगभग 10 के आसपास होलसेल प्राइस इंडेक्स आई है। तो हम नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेट्स को ऊपर बिल्कुल कोई असर ही नहीं हुआ होगा, कॉर्पोरेट्स पे तो बॉटम लाइंस पे असर हुआ होगा। तो इसलिए पूरा रिजल्ट सीजन की हम इंतजार कर ले, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि Q2। और अभी लड़ाई बदस्तूर जारी है, लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है, 9वां 10वां दिन हो गया है। अब तो बल्कि लड़ाई पहले से भी भयंकर हो चुकी है। अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रूड ऑयल की प्राइसेस फिर $90 पार कर गई है। तो ये मुझे लग रहा है इंडस्ट्री की एक बार फिर चिंता की बात बन गई है। तो थोड़ा सा जो रिलीफ मिला था, वो रिलीफ भी अब कहां जाके अंत होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए सर, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हम मार्केट से जुड़े अलग अलग विषयों पर आपसे फिर से राय लेते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।